शुरू किया जाए। आज का टॉपिक होगा हमारा इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देखो सर, लगाइए हेडिंग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। देखो, पिछले क्लास में हमने ये सीखा था कि जो या प्रूफ भी किया था कि चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स होता है, हाँ या ना। इम्पल्स जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अभी u इनिशियल स्पीड से चल रही थी, आपने F फोर्स लगाया t टाइम के लिए या t टाइम तक, और इसकी स्पीड चेंज होके v हो गई, तो इस पे लगा इम्पल्स इज इक्वल टू, शॉर्ट में अगर हम लोग ये देखें तो शॉर्ट में ये होता था ना चेंज इन मोमेंटम, मतलब P2 Pf माइनस Pi, P2 माइनस P1, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं mv माइनस mu, ये भी। अब यहीं से तुम्हारा क्या बनता है कि अगर ध्यान तुम दो, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में u से v का चेंज आना ड्यू टू F फोर्स, इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में मोमेंटम क्यों आया? क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदली, और वेलोसिटी क्यों बदला? क्योंकि इस पे फोर्स लगा है। यानी इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? फोर्स। इनडायरेक्ट वे में आप कह सकते हैं कि इस पे इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन? फोर्स कह सकते हैं। और यही चीजें हैं आपकी इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। नहीं, इम्पल्स में जो ये रिलेशन होता है, यही रिलेशन आपका एक तरह से क्या कहलाता है? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। दूसरा मार्कर एक था ना, नया वाला मार्कर था ना, खो गया। मार्कर में इंक में भी नहीं डाला तुमने। बैठो। तो स्टेटमेंट क्या है, क्या रिपीट करें? अच्छा, देखो बाबू, हम ये कह रहे हैं, हमने अभी तक पिछले क्लास में 2 केसेस देखे थे। दोनों केस में यही सिद्ध होता था कि इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता था। लेकिन है क्या कि चाहे स्मॉल चेंज इन मोमेंटम हो या लार्ज चेंज इन मोमेंटम हो, चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स। अब इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम का एक स्पेशल केस बनता था। आपको शायद वो याद होगा कि जब लार्ज अमाउंट में फोर्स किसी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लगता था, जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एडजस्ट होता था, उस केस में चेंज इन मोमेंटम को आप इम्पल्स भी कह सकते हैं। क्लियर है? तो शॉर्ट में अगर समझो तो चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स के बराबर होता है। हम ये कह रहे हैं कि इम्पल्स होने का रीजन क्या था? मोमेंटम में चेंज होना। और मोमेंटम में चेंज कब होता है? जब वेलोसिटी में चेंज होता है। और वेलोसिटी में चेंज कब होता है? जब फोर्स लगता है। इन शॉर्ट, इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा फोर्स है। इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हो गया? फोर्स। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते भी है द इम्पल्स ऑफ फोर्स। इसका जो स्टेटमेंट है वो है द इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स, फोर्स की वजह से जो इम्पल्स हुआ है, बोले थे ना इम्पल्स का काउज कौन? फोर्स। तो फोर्स की वजह से जो इम्पल्स है वो किसके बराबर होता है? चेंज इन मोमेंटम। द इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। यही है आपका इम्पल्स और मोमेंटम के साथ रिलेशन, जिसको इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहते हैं। क्लियर है? नोट करिए। चलिए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, लॉ ऑफ लीनियर कंजर्वेशन, नहीं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो सर, स्टेटमेंट इसका
पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर समझते हैं। इफ नेट फोर्स exerted on the body is on the body कहो या बॉडी भी कह सकते हैं आप, या सिस्टम ऑफ बॉडी भी कह सकते हैं, नहीं ढेर सारी बॉडी हो सकती है। इफ नेट फोर्स exerted on the body या सिस्टम ऑफ बॉडी इज 0 then linear momentum of the body or system of body is constant। that is आप ये कह सकते हैं no change, एक ही बात हुआ, no change in linear momentum, नो चेंज इन लिनियर मोमेंटम कोई भी बॉडी का, कब, व्हेन नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज 0, नेट फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी इज 0। नोट किया, नोट किया। अब समझते हैं, कहता है कि भाई मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट का मतलब क्या है, उसके पास जो मोमेंटम था वही कंटिन्यू करेगा वो। अगर उसके पास मोमेंटम 0 था तो 0 ही रहेगा, कुछ था तो जितना था उतना ही रहेगा, नहीं बदलेगा। सही बात है, नहीं बदलेगा भाई। मोमेंटम बदलता है किसके बदलने से, वेलोसिटी बदलने से। फिलहाल हम लोग मास को कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, तो वेलोसिटी बदलने से। और वेलोसिटी बदलने वाला कौन, फोर्स। तो ये कह रहा है कि अगर फोर्स ना हो, मतलब नेट फोर्स 0 हो, तो भाई वेलोसिटी बनी ही नहीं, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ। वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो मोमेंटम आया क्या, बदला क्या, कांस्टेंट होगा। ठीक है, समझ में भी आ रहा है। आइए इसका थोड़ा मैथमेटिकल एक्सपेंशन देख लें, इससे एक रिजल्ट मिलेगा जिसपे सवाल करेंगे हम लोग। स्टेटमेंट समझ में आया कि देयर इज नो चेंज इन लिनियर मोमेंटम इफ एफ एक्सटर्नल, नेट एफ एक्सटर्नल इज 0। जब नेट एफ 0 होगा तो चेंज इन मोमेंटम नहीं होगा, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट होगा। यही हुआ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम, कि मोमेंटम जितना था उतना ही रहेगा। कब, जब फोर्स 0 ना हो। आई बात समझ में। अब आप हमें ये बताइए, नेट फोर्स 0 का मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम 0 हुआ, मतलब मोमेंटम में चेंज नहीं हुआ, मोमेंटम में चेंज 0 हुआ। इसे ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, dp बाय dt का क्या मतलब हुआ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो कि फोर्स के बराबर होता है, ये 0 हो गया। आई बात समझ में। आप इसे भी कह सकते हैं कि ये 0 हो गया। ठीक, गुड। आइए अब देखो, इसका 0 होना क्या बताता है कि मोमेंटम कांस्टेंट है। इसका देखो, नेट फोर्स 0 और फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dp बाय dt। तो देखो dp बाय dt 0 हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम 0 हुआ है, मतलब मोमेंटम में चेंज हुआ ही नहीं है। तो दैट इज आप ये कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम कांस्टेंट, सॉरी चेंज इन मोमेंटम 0। आप ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम, ये नहीं लिखते हैं इसको, चेंज इन मोमेंटम को डेल पी कहते हैं ना। चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ, 0, सॉरी चेंज इन मोमेंटम 0। हाँ, ये या ये कह सकते हैं कि मोमेंटम क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। तब ना उसका dp बाई dt 0 आया है, मोमेंटम आपका कांस्टेंट हो गया। क्लियर, गुड। और यहीं से एक इसे भी और एक्सपेंड कर सकते हैं कि फाइनल मोमेंटम जितना था उतना ही इनिशियल मोमेंटम होगा। फाइनल मोमेंटम जितना था उतना ही इनिशियल मोमेंटम होगा। एक ही बात है क्या। चलिए साफ करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इसके रिजल्ट्स पे। देखो, ये कहता है कि भाई सिस्टम ऑफ बॉडी, जैसे ये तो एक बॉडी के लिए थी ना, अगर मान लो ढेर सारे सिस्टम ऑफ बॉडी हो तो, जैसे हमने माना कि एक सिस्टम है जिसमें ढेर सारी बॉडी है, ये पूरा मान लो सिस्टम जैसे मान लो पूर्णिया एक सिस्टम है, इसमें बस चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, नहीं हम लोग चल रहे हैं, सारी चीजें चल रही, तो ये सिस्टम के अंदर हो रहा है, तो सबके पास अपना कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। क्लियर, नहीं ढेर सारा ऑब्जेक्ट है, मान लो ये P1 से
नहीं, इसके पास मोमेंटम P1 है। मान लो एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसके पास मोमेंटम P2 है, एक तीसरा ऑब्जेक्ट है जिसके पास मोमेंटम P3 है। डायरेक्शन भी अलग हो सकता है। नहीं तो सबका हमको वेक्टर सम करना है। मोमेंटम क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, सबका वेक्टर सम करना है। मान लो इसी तरह से ढेर सारे पार्टिकल है या ढेर सारी बॉडी है जिसके पास अपना खुद का कुछ इंडिविजुअल मोमेंटम है, तो ये कहता है कि भाई सबका मोमेंटम सिस्टम, ये तो बॉडी का था ना, तो ये सिस्टम ऑफ बॉडी के लिए भी तो अप्लीकेबल है। अगर हम ये पूरे सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम का मोमेंटम क्या होगा? जीरो, सॉरी कांस्टेंट। लेकिन कब? जब नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पे ना लगे। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो P कांस्टेंट है। इट मीन्स आप ये भी कह सकते हैं दैट इज कि P1 प्लस P2 प्लस P2 P3 प्लस P4 प्लस डॉट 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 Pn कांस्टेंट। बोलो, ये भी तो कहा जा सकता है, हाँ या ना? इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि डेल मतलब चेंज इन मोमेंटम पहला, चेंज इन मोमेंटम दूसरे का, चेंज इन मोमेंटम तीसरे का, डॉट 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 चेंज इन मोमेंटम सारे बॉडी का क्या होगा? जीरो। इसका मतलब हम इसे ये भी कह सकते हैं कि चेंज इन मोमेंटम पहले का, चेंज इन मोमेंटम दूसरे का, चेंज इन मोमेंटम तीसरे का, डॉट 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 चेंज इन मोमेंटम nth ऑब्जेक्ट का जीरो। बोलो, समझ पाए? हाँ है ना? अगर हमारे पास 4 पार्टिकल सिस्टम हो, समझो 4 पार्टिकल सिस्टम, मतलब ऐसा सिस्टम है या 2 बॉडी सिस्टम या 2 पार्टिकल सिस्टम, तो आप ये कह सकते हैं क्या कि डेल, समझो ध्यान से, डेल P1 प्लस डेल P2 इक्वल टू जीरो। चेंज इन मोमेंटम पहला पार्टिकल अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो, और चेंज इन मोमेंटम दूसरा पार्टिकल जीरो होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम कुछ आया ही नहीं। इस हिसाब से आप ये भी तो कह सकते हैं कि P1 इक्वल टू माइनस ऑफ P2, मतलब चेंज इन मोमेंटम इन P1 मतलब पहले पार्टिकल में इज नेगेटिव ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड पार्टिकल। हमें इसकी आवश्यकता थी क्योंकि बनाने हमें इस पे सवाल। छापिए, फिर से समझाएंगे, नोट करो एक बार। एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं इस पे। मान लो एक वॉल है, सुनो, एक वॉल है, इस वॉल पे एक गेंद को जिसका मास मान लो 10 किलोग्राम है, इसे मान लो 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से थ्रो किया गया। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस वॉल से जाएगा, ये कोलाइड करेगा, और यहाँ पे कोलिजन हम कह देते हैं इलास्टिक है। और इलास्टिक कोलिजन का क्लू हम आपको फिलहाल दे चुके हैं कि एनर्जी, हाँ, कंजर्व रहती है, मतलब इसकी जो जिसके पास जिस एनर्जी से जाएगा ना, वो एनर्जी यहाँ पे वेस्ट नहीं होगा और उसी एनर्जी से ये वापस आ जाएगा। रिबाउंड हुआ है, मतलब आप ये कह सकते हैं, या ये रिटर्न हुआ है विथ सेम वेलोसिटी, हम कह दिए, तो मतलब यहाँ पे कोलिजन इलास्टिक हुआ होगा। ये कह रहा है रिटर्न्स विथ सेम वेलोसिटी, नहीं, सेम स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। रिटर्न कह दिए तो समझ गए ना, अपोजिट डायरेक्शन में रिटर्न्स विथ, रिटर्न का मतलब अपोजिट ही होता है ना, नहीं हो रहा है तो समझ लो। हम ये कह रहे हैं कि ये रिटर्न हुआ है विथ सेम वेलोसिटी। फाइंड चेंज इन मोमेंटम, फाइंड हमें डेल P करना है इसका, टोटल मोमेंटम में चेंज कितना आया। 30 सेकंड का समय लीजिए और बनाइए, समझिए भाई। मोमेंटमहीन मानव, इधर आ जाओ, मतलब जीरो आए तो वही हुआ ना, मोमेंटम नहीं है आपके पास। आइए समझते हैं। चेंज इन मोमेंटम का सीधा सा मतलब होगा कि टोटल मोमेंटम, इनिशियल और फाइनल। तो भाई इनिशियल मोमेंटम इसके पास है, हाँ है, कितना, P इनिशियल कितना है, mu है ना, सीधा लिखते हैं mu। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं ना, तो पॉजिटिव मोमेंटम है इसके पास, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी mu। तो कितना हो गया, 10 × 5 बरोबर 50। यूनिट तुम्हें पता है ना,
कितना केजी मीटर पर सेकेंड रे, केजी मीटर पर सेकेंड। फाइनल मोमेंटम का क्या हाल है आइए पता करें। तो फाइनली क्या हुआ है कि ये ऑब्जेक्ट रिबाउंड हुआ है कि नहीं हुआ है। रिबाउंड होने से उसका मास बर्बाद नहीं हुआ, पहले बोल दिए, और वेलोसिटी वही रही। तो वही मतलब क्या रहा 5 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला ना रे, नेगेटिव हो गया। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया भाई माइनस एम वी। बोलो एम कितना 10 वही रहा, वी कितना वही रहा, मतलब माइनस 50 केजी मीटर पर सेकेंड। आप समझ पा रहे हैं। अब हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है। तो भाई चेंज इन मोमेंटम कहता है फाइनल मोमेंटम आए बाबू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। पहले समझो बाद में छपना। फाइनल मोमेंटम आपके पास कितना है माइनस 50, इनिशियल मोमेंटम आपके पास कितना है प्लस 50। तो प्लस 50 मिलके कितना होता है माइनस 50 माइनस 100 केजी मीटर पर सेकेंड। नोट करिए, फिर इससे रिलेटेड जो भी सवाल आपके मन में है उस दुविधा को दूर किया जाएगा। अगला सवाल सिर्फ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 2। अ बॉल ऑफ 0.20 किलोग्राम hits a wall with a velocity of 25 meter per second at an angle of 45 degree. If the ball rebounds at 90 degree to the direction of incidence, calculate the magnitude of change in momentum. Change in momentum of बॉल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। एक बार सवाल फिर से पढ़ देते हैं। एक 0.2 किलोग्राम का गेंद है जो 25 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड से एक बॉल को स्ट्राइक करता है 45 डिग्री के एंगल पे। अगर बॉल रिबाउंड हो जाता है 90 डिग्री से, कहां से, जिस रास्ते से गया है उससे 90 डिग्री पे रिबाउंड हुआ है, तो आप बताइए चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या है। सवाल लीजिए, मतलब समय लीजिए और बना के दिखाइए। 5 सवाल को ध्यान से पढ़ो और सवाल के शब्दों को देखो। वैसे मान लो ये सब्जेक्टिव है था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो ऑब्जेक्टिव होगा तो सीधा तो आप बिना देखे तुम -5√2 टान दोगे, टानोगे ना। समझा करो, देखो छोटा छोटा शब्द है, इस वर्ड को अभी से अगर ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे या तुम्हारे आंखों से ये वर्ड निकल जाता है तो किस्मत खराब है, मतलब आंख खराब है। आइए सवाल समझे। बिल्कुल प्लेन सवाल है कि एक वॉल है, सुनो बाबू, देखो ड्राइंग देखो इसका। एक वॉल है, इस वॉल पे एक बॉल जो 0.2 किलोग्राम का था वो हिट किया, कितने एंगल से 45, किससे, वॉल से, बिल्कुल। तो 45 के एंगल से ये वॉल को हिट किया, हाँ या ना, कर दिया। वॉल से 45 का एंगल, ये हो गया इंसिडेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल कितना है 45। बोलोगे सर वॉल से करे या यहां से करे क्या फर्क पड़ता है, 45 कहीं से भी 45 पे होता है, तो कोई बात नहीं, यहीं पे अगर 30 रहता तो फ्रॉम वॉल ही होगा ना। तो ध्यान रखना कि ये फ्रॉम वॉल है या कहां पे क्या है। उसके बाद ये होगा कि रिबाउंड किया है, ये रिबाउंड किया है, और रिबाउंड करने का जो पाथ है ना, इसका रिटर्न होने का जो रास्ता है वो जहां से ये गया था उससे 90 है। देखो इंसिडेंस से 90 है, इसका मतलब ये यहां से 90 से लौटेगा। अपने हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मत लगा देना, ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं है, नहीं कह रखा है इसलिए किए, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे तुम क्या करो, नॉर्मल ड्रॉ कर लो ना सर, भाई नॉर्मल नहीं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब बताओ ये एंगल कितना है 90, बोलो
ये एंगल 90 है ना रे? कौन बोला? क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये 90 है। तो भाई तुम्हें पता है कि ये टोटल 90 है और ये लाइन मिलके 90 बनाता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जिसमें ये 45 है तो ये कितना होगा? बिल्कुल सही बात है। अब ये 45 तो बेचारा ये टोटल 90 तो इसे भी 45 ही होना पड़ेगा, मतलब ये वॉल से 45 एंगल का एंगल बना के रिटर्न होगा। गुड, हो गया। किस वेलोसिटी से गया था? 25, यानी इसकी वेलोसिटी कितनी है? 25 मीटर पर सेकेंड। अब हमें इनिशियल और फाइनल मोमेंटम निकालना है। वेरी गुड। देखो सर, कहां गया? अब देखो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे सीधा 25 से काम नहीं चलने वाला है, आपका कंपोनेंट टूटेगा वेलोसिटी का। अब ये 25 के दो कंपोनेंट होंगे, जरा ध्यान से देखो इस 25 को, ये वाला, इस 25, ये देखो ये वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन इसका ये है। इसके कंपोनेंट टूटेंगे दो, किधर? एक इधर और एक इधर, एक इधर और एक इधर। बोलो नहीं रे पगले, ऐसे इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे। मैटर समझो, यहीं से डायरेक्शन का भी खेल होगा। तो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन ये ना है, पैरेलल शिफ्ट कर दिए। तो अब इसके कंपोनेंट टूटेंगे, एक इधर, समझे? एक इधर, जो कि आप कर रहे थे कि सर एक इधर एक इधर, गलत नहीं समझा? आप कर रहे थे ना कि सर ये वेलोसिटी है बढ़िया ही तो है, एक इधर तोड़ेंगे एक इधर तोड़ेंगे ना, एक इधर टूटा एक इधर टूटा, समझ गए? या तुम्हें यहां से दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप यहां से तोड़ लो, आप शिफ्ट मत करो, तब भी देखो इसके कंपोनेंट किधर टूटे। यहां पे डायरेक्शन में थोड़ा ऑल बॉल होता है, समझ गए बात को? अब बताइए ये एंगल कितना होगा? नहीं पता? वैसे बिना भी पता किए भी बोल सकते थे कि सारा 45 का ही खेल है, तो 45 ही होगा। चलो कोई बात नहीं, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि ये एंगल कितना होगा बाबू, हम ये एंगल पूछ रहे हैं ना भाई। ये 45, ये 90, तो ये 45 ही होगा ना, समझ पाए? गुड। तो इस 25 है, इस 25 के दो कंपोनेंट टूटे, एक 45 पे इस डायरेक्शन में, कितना? 25 cos 45, cos 45 कितना होता है? 1/√2, कोई दिक्कत? और एक इस डायरेक्शन में, समझो बात को, नहीं कितना हुआ? सही जा रहे हैं ना, एकदम सही जा रहे हैं। कितना हुआ? ये भी 25√2 ही होगा ना। चलिए इसका टूटा, ये कौन सा था? इनिशियल वेलोसिटी का हाल है। फाइनल वेलोसिटी का हाल देख लेते हैं जरा, किधर गया है? इधर गया है, इधर गया ना। इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, किधर किधर? एक इधर नीचे और एक इधर। बोलो कोई दिक्कत? गड़बड़ हो रहा है क्या? नहीं ना? वेलोसिटी हाँ ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी सही है। इस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम सही है। अब बताओ इसका कंपोनेंट भी 25 ही होगा क्या? 45 द बॉल रिवॉल्व इतना डायरेक्शन इंसिडेंट रेगुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हाँ, इसके भी कंपोनेंट टूटेंगे 25, और ये वाला वैल्यू हो जाएगा 45, 25/1/√2, और ये हो गया आपका 25 1/√2। अब देखो रिजोल्यूशन समझ में आया? बोलो इसमें किसी को कोई दिक्कत? देखो ये सब करना वैसे था नहीं, लेकिन आपको हम जानबूझ के तोड़ तोड़ के दिखाए, ताकि ये जो छोटा छोटा मिस्टेक कर रहे हैं, जैसे ये वाला को ऐसे और ऐसे तोड़ देते हो, इसमें मिस्टेक ना हो। क्लियर? इसे बिठाए। अब यहां पे आप या तो वेलोसिटी को तोड़ो या तो मोमेंटम को तोड़ो, एक ही बात है। नहीं, मास तो चाहे यहां रहे, ऑब्जेक्ट यहां रहे, कहीं भी रहे, मास तो वही रहेगा ना। बढ़िया। अब एक बात हमें ये बताइए, ये मिटा सकते हैं ना? अब हम यहाँ पे वेलोसिटी ना लेके मोमेंटम ही ले लें तो क्या दिक्कत है? देखो मास कितना है इस ऑब्जेक्ट का, बताओ? 0.25, सॉरी कितना? 0.20 किलोग्राम। और किस वेलोसिटी से ये चलना स्टार्ट किया? 0.25 मीटर पर सेकेंड। 25, चलो 25। तो इसके पास जो मोमेंटम, जिस मोमेंटम से ये चला था, कौन सा था इसका मोमेंटम? mv था। अब देखो mv मोमेंटम से ये चला, मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम का भी रिजोल्यूशन वैसा ही चलेगा, m cos थीटा या p sin थीटा। तो यहां पे इसके पास जो मोमेंटम था, इसके दो कंपोनेंट टूटे थे, एक इधर टूटा था और एक इधर टूटा था, हाँ या ना? बोलो। यहाँ पे जो वेलोसिटी था उसके दो कंपोनेंट टूटे थे ना, एक इधर और एक इधर। हम ये कह सकते हैं कि इधर मोमेंटम होगा mv,
मतलब एम भी कॉस बात मत करो। हम ये कह सकते हैं कि इधर मोमेंटम ये 45 है ना, हम कह सकते हैं कि इधर मोमेंटम है इसका है एम भी कॉस 45, बोलो कह सकते हैं। और इधर मोमेंटम जो भी है रहने तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखो अगर हम इसकी बात करें तो ये इधर इसके पास इस डायरेक्शन में एक मोमेंटम है, जरा ध्यान दो, इसके पास ये डायरेक्शन, इसका एक कंपोनेंट टूटेगा ना इस डायरेक्शन में, और एक कंपोनेंट आपने तोड़ा था ना इसका एक इधर तोड़ा था और इसका एक इधर तोड़ा था, ये वाला। तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा इसका, इसके पास भी मास वही रहा, वेलोसिटी वही रहा, और डायरेक्शन क्या है 45। तो ये हो गया आपका एम भी कॉस 45 कह सकते हो, P cos 45 या V cos 45, M कांस्टेंट, एक ही बात है, समझ पाए। और उसके बाद एक आपका कंपोनेंट यहाँ हो गया किधर, ये वाला वर्टिकल ना, इस डायरेक्शन में इसके पास कितना हो गया एम भी साइन 45। वैसे इसकी कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नेट इधर गया ना। अब देखो आपके पास इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया फाइनली, देखो ये वाला जो कंपोनेंट इसका है और ये वर्टिकल, ये तो वॉल के अलोंग चला गया ना, वॉल के अलोंग तो गेंद गई नहीं है, वॉल के अलोंग गेंद गई नहीं है, गेंद तो इधर गया है, रिबाउंड हुआ इस डायरेक्शन में। तो हमें इसका नेट मोमेंटम चेंज करना है, कौन सा वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, इसमें चेंज देखना है, इन्हीं दोनों में चेंज देखना है ना आपको, इन्हीं दोनों में चेंज देखना है। ये इनिशियल रहा इसका, अगर हम सीधा इनिशियल की बात करें तो इनिशियल आपके पास है एम भी कॉस थीटा 45 और नेट फाइनल जो हमारे पास रही वो एम भी, ये भी कॉस थीटा रहा। लेकिन सुनो अब फर्क क्या रहा दोनों में, इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन अपोजिट है। अगर आप इसको पॉजिटिव मानोगे तो इसको नेगेटिव, आपने इसे पॉजिटिव माना है तो इसे, क्लियर है, वही पॉजिटिव नेगेटिव का मामला। तो आपसे पूछा गया कि चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताओ, तो सीधा क्या करेंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल, भाई चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल आपके पास कितना है माइनस एम भी कॉस 45 और इनिशियल भी उतना ही है एम भी कॉस 45, कुल मिला के माइनस 2 एम भी कॉस 45 या कॉस थीटा जो भी है। अब हमसे पूछा गया कि मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड मतलब नेगेटिव साइन हट जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो -2 इंटू एम का वैल्यू कितना था 0.2, बी का वैल्यू कितना था 25 और cos 45 का वैल्यू कितना 1/√2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा -5/√2। देखो सर ये -5/√2 kg मीटर पर सेकंड जो आया ये चेंज इन मोमेंटम आया। आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पूछा गया है, तो कुछ नहीं बस वैल्यू बताना है आपको। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि आपको सिर्फ वैल्यू बताने, तो वैल्यू कौन सा है 5√2 kg मीटर पर सेकंड। थोड़ा ज्यादा ही एक्सप्लेन कर दिए, इतना करना भी नहीं था, नोट करिए, सॉल्यूशन बस इतना ही है। एक छोटा सा बात तुम लोग बताओ, जैसे मान लो आपने एक फोर्स लगाया, सुनो ये एक ब्लॉक था और इस ब्लॉक पे मान लो ढेर सारे फोर्सेस लगे, ठीक है, मान लो एक फोर्स लगा कुछ, ये मान लो F1 और मान लो इस पे लगा होगा एक दूसरा कोई फोर्स लगा है, मान लो इस पे F2, समझो एक मान लो कोई तीसरा फोर्स लगा होगा इस पे इस तरह से F3, मान लो कोई और फोर्स लगा इस पे F4, सारे ढेर सारे फोर्सेस लगे। अब हर फोर्स जो है ये स्पेस में ऑब्जेक्ट था, तो ये x y z तीनों में जाने के चांसेस होंगे। ये फोर्स का वैल्यू x में भी कुछ हो सकता है, नहीं y में भी कुछ हो सकता है, आई बात समझो, सॉरी x में भी कुछ होगा और y में भी कुछ होगा। इसका जो कंपोनेंट तोड़ोगे तो x में भी कुछ और y में भी कुछ, बोलो इसके कंपोनेंट टूटेंगे, F1 इन x, समझो बात को, F1 इन y और एक और होगा F1 इन z। उसी तरह से अगर F2 की बात करें तो F2 क्या क्या होगा, एक F2 इन x, समझो बात को, F2 इन y, इसी तरह से F2 इन z हो सकता है, इसी तरह से F4 का भी होगा और F3 का भी होगा। अब हम ओवरऑल ये देखा गया कि ये ऑब्जेक्ट ना, समझो बात को, ना x में गया, मान लो ना y में गया ना z में गया, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, समझो ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है लेकिन अलोंग x डायरेक्शन। क्या हुआ होगा,
इसका मतलब इसने एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स फील किया होगा। मतलब ये हुआ वाई में क्यों नहीं गया, क्योंकि वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स फील नहीं किया, नेट फोर्स जीरो हो गया। जेड में क्यों नहीं गया, क्योंकि इन्होंने जेड में नेट फोर्स जीरो फील किया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वाई डायरेक्शन में इसके पास मोमेंटम, पहले क्या मोमेंटम रेस्ट पे था, बाद में वाई डायरेक्शन में भी रेस्ट में ही, मतलब वाई डायरेक्शन के लिए इसका मोमेंटम क्या हो गया, जीरो, क्योंकि वाई डायरेक्शन में ये गया ही नहीं। तो अब इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, मतलब मोमेंटम कंजर्व अलोंग वाई डायरेक्शन, अलोंग वाई डायरेक्शन, मोमेंटम कंजर्व अलोंग जेड डायरेक्शन, मोमेंटम कंजर्व अलोंग वाई डायरेक्शन, सॉरी एक्स डायरेक्शन, नहीं समझे। हम ये कह रहे हैं कि ये सारे फोर्सेस लगे इस पे रैंडम, और ओवरऑल जो नेट फोर्स हुआ, एक्स में भी नेट लग रहा होगा ना, नेट एक्स आया होगा ना सबका सर। अब इसका मान लो अगर हम रिजल्टेंट बनाए, इसको अगर हम सॉल्व करें रिजल्टेंट, तो क्या होगा, एक्स में नेट फोर्स लगा होगा, एफ नेट नहीं अलोंग एक्स, एफ नेट, इसका सॉल्व कर रहे हैं अलोंग वाई, और एफ नेट अलोंग मान लो जेड लगा, सबका समअप वेक्टर का समअप आता था ना, अलग अलग कर किए थे जो। अब क्या हुआ, ये वाई में नहीं गया, नहीं जेड में नहीं गया, एक्स में गया। इसका मतलब वाई में ले जाने वाला जो था वो नहीं साथ दिया, मतलब ये नेट फोर्स जीरो हुआ होगा। तो वाई में ये नेट जीरो हो गया होगा, एक्स में नेट जीरो हो गया होगा, और इसमें नेट जीरो नहीं हुआ होगा। तो आपको पता है कि लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कब, जब नेट फोर्स जीरो। तो क्या वाई डायरेक्शन में मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व होगा? हाँ होगा, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, और हुआ भी तो पहले जीरो था, बाद में भी जीरो रहा, वाई में नहीं गया। जेड में मोमेंटम कंजर्व रहा, हाँ रहा, क्योंकि नेट फोर्स अलोंग जेड डायरेक्शन नहीं था, तो जेड के अलोंग मोमेंटम कंजर्व रह गया, क्योंकि ये जेड में नहीं गया। एक्स के अलोंग मोमेंटम कंजर्व रहा, नहीं रहा, क्यों, क्योंकि एक्स अलोंग नेट फोर्स जीरो भी नहीं था। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम तभी एप्लीकेबल है और उसी डायरेक्शन में एप्लीकेबल होगा जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो होगा। आई बात समझ में? पकड़ पा रहे बात को? ड्राइंग करिए, तब तक हम लाइन लिखते हैं। एक दो फोर्स दिखा दो, तब तक ये लाइन लिख देते हैं हम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, law of conservation of linear momentum is applicable in the direction, is applicable in the direction, in the direction in which external force is zero, in which external force is zero, that is if f along x zero, मतलब dp along x by dt इक्वल टू जीरो। मतलब ये हुआ कि p along x कंजर्व, मतलब कांस्टेंट। उसी तरह से इफ f along y नेट जीरो, मतलब dpy dt इक्वल टू जीरो, मतलब py कांस्टेंट। और एक इफ f z इक्वल टू जीरो मीन्स p z जीरो, मतलब मोमेंटम अलोंग z डायरेक्शन इज कांस्टेंट। ये तीन बातें तो आपको में ध्यान में रखनी है। हर डायरेक्शन में और हमेशा लिनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता है, उसी डायरेक्शन में लिनियर मोमेंटम कंजर्व होगा और उसी डायरेक्शन में होगा जिधर नेट फोर्स जीरो होगा। नोट करिए।
एक बार फिर से समझ लीजिए से हम ये कहना चाह रहे हैं कि लिनियर मोमेंटम जिस डायरेक्शन में आपको कंजर्व करवाना है, आपको ये चेक कर लेना है कि क्या उस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। अगर हाँ, तो उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व होगा। जैसे कि हमने इसमें देखा कि ढेर सारे फोर्सेस अलग अलग डायरेक्शन में लग रहे थे और ऑब्जेक्ट एक्स डायरेक्शन में चल रहा था। इसका ये मतलब हुआ कि वाई डायरेक्शन में नहीं गया। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो नहीं लगा। इसका मतलब वाई डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्व करवा सकते हैं। आई बात समझ में? जेड में फोर्स नहीं लगा, नेट फोर्स, इसीलिए आप जेड डायरेक्शन में लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। लेकिन एक्स डायरेक्शन में ये मूव किया है, मतलब नेट फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब आप लिनियर मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन एक्स के अलोंग नहीं एप्लीकेबल है, लगा नहीं सकते। समझ गए? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम उसी कंडीशन में और उसी डायरेक्शन में एप्लीकेबल होगा जिस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो होगा तो एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम कांस्टेंट होगा, चेंज इन मोमेंटम जीरो होगा, मतलब एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा या कांस्टेंट होगा। अगर वाई मतलब एक्स में जीरो है और वाई या जेड में नहीं है, तो जेड में और वाई में आपको लिनियर कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम नहीं लगाना है, यानी इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम नहीं होगा वाई और जेड में। इसमें क्या है, वाई में होगा, जेड और एक्स में नहीं होगा। इसमें क्या है, जेड में होगा लेकिन वाई और एक्स में नहीं होगा। समझ पाए? बोलो, वेरी गुड। चलिए, ये छोटी सी बातें थी जिसे ध्यान में रखना है। इसका बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन आएगा कभी कभी, तो ये चीजें ध्यान में रख के आपको लिनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगानी है। अब देखो, दो छोटी बातें रह गई है इसमें बताने को, फिर हम लोग चलेंगे अगला रॉकेट प्रोपल्शन पे, कि कैसे रॉकेट कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाता है। तो वहां पे dm/dt का भी कंसेप्ट है आपका। तो पहले ये दो छोटा कंसेप्ट है जो हमें इंफॉर्मेशन देता है। आप हमें ये बताइए, मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम, ठीक। इसका क्या फॉर्मूला था? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम नहीं, एफ का क्या फॉर्मूला था, याद है? dp/dt ये था नहीं, dp/dt ही एफ होता है। आपको याद होगा जब हम लोग काइनेमेटिक्स में थे तो dx/dt करते थे, याद है? और ये dx/dt क्या देता था? v देता था। अगर इसे हम लोग थोड़े कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्चुअल में ये होता क्या था? आप ये कहोगे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देता है। और अगर इसे तुम स्लोप के सेंस में सोचो तो हम आपको ये बता रखे थे या दिखाए भी थे कि एक्चुअल में ये क्या है। देखो, आप क्या करो, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करो। ये पोजीशन और ये टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड करो। तो स्लोप फाइंड करोगे तो ये क्या होगा? स्लोप होता है tan थीटा। मान लेते हैं ये स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आप स्लोप क्या करोगे? dx/dt करोगे ना, ये स्लोप ही तो देगा। और देखो, स्लोप वेलोसिटी आया। अगर हम तुमसे ये पूछ लें कि मोमेंटम टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, बताओ। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब वेरिएबल फोर्स हो या फोर्स कांस्टेंट कुछ भी हो, तो आप अगर किसी तरह से मोमेंटम और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट कर पाए, उसका स्लोप आपको बिना कैलकुलेट किए फोर्स दे देगा। तो नोट करके दो पॉइंट लिखेंगे। पहला, स्लोप ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ, मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ क्या देगा आपको? फोर्स देगा। ठीक है? कैसे? कुछ इस तरह से, ये मान लीजिए मोमेंटम है और ये मान लो टाइम है। ठीक है? मोमेंटम टाइम, जैसे कि स्ट्रेट लाइन कैसा भी कुछ भी हो, क्या फर्क पड़ता है? जैसे मान लो आपको इस पॉइंट पे स्लोप निकालना है, तो आपको क्या करना है? जिस पॉइंट पे स्लोप निकाला उस पे टेंजेंट ड्रॉ कर लीजिए। नहीं, इस पॉइंट पे अगर आपको स्लोप निकालना हो तो इस पॉइंट पे आपको करना होगा ड्रॉ टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ कर लिए इस तरह का।
और ये देखो थीटा बनाया, यहीं से आपको स्लोप मिलेगा, यहीं से आपको स्लोप मिल जाएगा। इन शॉर्ट स्लोप निकलता है कैसे? स्लोप हमें बताता है कौन? टेन थीटा, और टेन थीटा, और यहां से निकलेगा स्लोप कैसा? dp बाय स्मॉल चेंज इन, हाँ dp बाय dt, नहीं जो कि होगा क्या? फोर्स के बराबर। dp बाय dt फोर्स के बराबर होगा। बोलोगे सर ये कर्व क्यों रहा? वेरिएबल था क्या? हो सकता हो, स्ट्रेट लाइन रहेगा तो सीधा सा, अगर ये ऐसा भी तो हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो ये ज्यादा तब होता है कि जब मान लो वेरिएबल वेलोसिटी वगैरह हो, उस केस में ये ज्यादा यूजफुल है आपके लिए, dx बाय dp बाय dt वाला फॉर्मेट, क्योंकि वेरिएबल मोमेंटम होगा तो डिफरेंशिएट कर लोगे और एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम में फोर्स पूछा जाए, आराम से उस टाइम पुट करके वो निकाल सकते हैं आप। छाप लिए? बोलिए। छापा सबने? बोलो। अब यहां से देखो एक और, मिटाई से क्वेश्चन भी करवाएंगे, चिंता मत करो, मिटाई से। अब देखो अगर यहीं से हम तुमसे इसी फॉर्मूले से एक चीज और डिराइव करें, जब ध्यान दो, ध्यान दो, हम कह सकते हैं dp इक्वल टू एफ डी टी, dp इक्वल टू एफ डी टी, और ये dp क्या है? चेंज इन मतलब इम्पल्स। अब देखो फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाइड किया गया है, मिला क्या? चेंज इन मोमेंटम मतलब इम्पल्स। एक्चुअल में ये क्या है? di इम्पल्स कह सकते हैं ना। तो फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाइड किया गया है। आप ये बताइए, हमने दो तरह के ग्राफ सीखे थे, एक डिवीजन वाला जो कि स्लोप आता था, और एक मल्टीप्लिकेशन वाला, याद है? लेंथ इनटू ब्रेथ टाइप का। एरिया, चाहे वो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो, उसमें भी लेंथ और लेंथ मल्टीप्लाइड होता है, नहीं उसमें दो चीजें मल्टीप्लाइड होती है ना। तो बताओ अगर हम तुमसे ये पूछे कि फोर्स और टाइम, समझो फोर्स टाइम ग्राफ का एरिया क्या देगा? चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स। और ये कैसे पता चला? क्योंकि हमें पता है कि एरिया फैक्टर आता है मल्टीप्लाइड करने से, और ये मल्टीप्लाइड ही तो है। ऐसे समझने के लिए बोल रहे कि तुम्हें ये परमानेंट याद रहे, अदरवाइज तो हम ये कहने ही वाले हैं, हम ये कहने ही वाले हैं ना कि फोर्स और टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है? इंपल्स देता है, चेंज इन मोमेंटम देता है। या तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ये मल्टीप्लाइड हुआ है, मल्टीप्लाइड वाला रिजल्ट ग्राफ का एरिया से आता है, और डिवीजन वाला रिजल्ट आता है ग्राफ के स्लोप से। तो आराम से आप कह सकते हो कि इन दोनों के बीच डिवीजन हुआ, इसका मतलब इन दोनों के बीच का स्लोप देगा ये, इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन हुआ, इसका मतलब इन दोनों का एरिया ये देगा। बड़ा सुंदर तरीका है, किसका स्लोप क्या देगा और किसका एरिया क्या देता है, टेक्निक। नहीं तो याद रख पाओ तो बढ़िया, नहीं तो लिखना तो आपका है ही। चलो लिख लेते। दूसरा पॉइंट में एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, नोट में दूसरा पॉइंट, एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या देगा? इंपल्स, और इसी को चेंज इन मोमेंटम भी कहते हैं, इंपल्स। नहीं इंपल्स कहो या चेंज इन मोमेंटम कह दो, एक ही बात है। देखो जैसे मान लो इसका ग्राफ हमने प्लॉट किया, कोई भी गिवन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपको ग्राफ प्लॉट कर लेने हैं, ठीक है। मान लो ग्राफ कैसा भी हो सकता है, मान लो ग्राफ ऐसा भी बना, कैसे भी बन सकता है ग्राफ, ये टाइम और ये आपका फोर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि ये रीजन का जो एरिया आता है वो, बोलो नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। और डाउनवर्ड टाइम एक्सिस के नीचे वाला रीजन का एरिया नेगेटिव आता है, क्योंकि इंपल्स वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव का मामला होगा। तो एरिया इधर का जो आएगा, मान लो जैसे A1 है, इधर मान लो इधर A2 है, जो भी रहेगा एरिया इधर कितना का आएगा? नेगेटिव आएगा। अब तुम बोलोगे सर इसका एरिया हमको ग्राफ से दिखाइए कि कैसे इंपल्स देगा। देखो
एरिया निकालने का तरीका है, जब ये वेरिएबल हो, मान लो कर्व है, तो क्या करते हैं हम लोग, छोटा सा सेक्शन लेते हैं, एलिमेंट्री सेक्शन लेंगे, बोलो। अब इस एलिमेंट्री सेक्शन का हमें एरिया निकाल लेते हैं आराम से ना, तो बताओ ये कितना होगा, छोटा dt होगा, बोलो, टाइम एक्सिस है ना, और बताओ ये छोटा सा f होगा, मतलब f तो एवरेज ही लेना है, ये फोर्स होगा, ये वाला, बोलो, ये वाला फोर्स देगा और ये टाइम देगा, तो बताओ फोर्स इंटू टाइम आया, मतलब ये हो गया आपका छोटा वाला फोर्स, मतलब df तो नहीं होगा, फोर्स एवरेज होता है हम लोग। अगर आप इंपल्स की बात करें इन शॉर्ट, तो सीधा सा ये समझ लो कि अब ये छोटा वाला एरिया हमने निकाला, इसी तरह से एक छोटा सेक्शन और लिया, बोलो, छोटा सेक्शन ये लगा, इसी तरह से ढेर सारे छोटे छोटे सेक्शन निकाल के अगर सबको इंटीग्रेट कर दें, नहीं आएगा इंपल्स, मतलब सॉरी नहीं आएगा इनका प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट तो इंपल्स देता है, मतलब ये कह दो कि इंपल्स और डेल पी जो आएगा वो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी का, इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी टी का, यही होता है रिजल्ट। समझे? अगर मान लो जैसे ये, अगर मान लो रेगुलर फिगर हो, जैसे एक ट्रायंगल आ जाए, ट्रेपेजियम आ जाए, रेक्टेंगल आ जाए, या कुछ आ जाए, रेगुलर फिगर होगा तो होगा, नहीं होगा तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, नहीं, एफ डी टी T1 से T2 तक इंटीग्रेट कर देना, आ जाएगा इंपल्स। ये कर चुके हैं हम लोग, केस 2 में बता रखे थे आपको, नोट करिए, इस पे एक दो सवाल कर ले फिर, ताकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसी कंसेप्ट पे एक सवाल कर लेते हैं, देखो आपको एक ग्राफ दे रखा है प्यारा सा, फोर्स और टाइम के बीच, फोर्स इन न्यूटन और टाइम इन सेकेंड दे रखा है, ठीक है। ठीक है, जल्दी ग्राफ बनाइए, इसको सॉल्व भी करना है अभी। ठीक है, और ये है आपका 6,000, 12,000 एंड लास्ट एज 18,000 न्यूटन, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और ये पॉइंट मान लो सी है, ठीक। हमसे पूछा गया आपको कैलकुलेट करना है, पहला इम्पल्स डिलीवर्ड टू द बॉल, और दूसरा एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। सॉल्व करिए, 2-3 मिनट का समय ले सकते हैं आप, आराम से सॉल्व करिए। देखो पहले वाले सवाल में ये पूछा जा रहा है तुमसे कि भाई टोटल इंपल्स बताओ, इंपल्स डिलीवर टू दी बॉल, मतलब 1 से 2.5 सेकंड तक कितना इंपल्स लगा है। तो 1 से 2.5 सेकंड को अगर तुम देखो तो ये एरिया बन रहा है ट्रायंगुलर, और आपको पता है कि फोर्स और टाइम का एरिया क्या देता है, इंपल्स। तो सीधा क्या करोगे, इंपल्स इक्वल टू एरिया अंडर जो भी ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल बना है तो ABC ट्रायंगल का एरिया, तो ABC ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस पता है, बेस का वैल्यू कितना होगा 2.5 - 1 नहीं, और हाइट कितना हो जाएगा 1800 ना, 18,000 सॉरी 18,000। सॉल्व करेंगे ये 9,000 आएगा, और ये हो गया तुम्हारा 1.5 इंटू 9,000, तो ये हो जाएगा कितना 1.35 इंटू 10 टू द पावर 4 नहीं, kg मीटर पर सेकेंड। बस अब हमसे ये पूछा गया है कि भाई एवरेज फोर्स इस ड्यूरेशन में कितना एवरेज फोर्स लगा होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंपल्स बाय टाइम, क्योंकि देखो ना भाई, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है,
भाई इम्पल्स बाय टाइम मतलब चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम फोर्स होता है ना, तो आप कह सकते हैं कि फोर्स इक्वल टू इम्पल्स इनटू टाइम होगा ना, इम्पल्स बाय टाइम होगा, ये ना होता है। तब इम्पल्स क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम, फोर्स ही तो होता है। तो हमें दूसरा वाला एवरेज फोर्स निकालना है, तो एवरेज फोर्स इक्वल टू फोर्स एवरेज इक्वल टू इम्पल्स बाय टाइम। इम्पल्स कितना है दिख रहा है तुम्हें, 135 इंटू 10 टू द पावर 4, और टाइम कितने टाइम में कितना 2.5 माइनस 1, तो टोटल ये जब आप इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 9000 न्यूटन आंसर। आसान था सवाल, दोबारा समझाना है क्या, बोलो क्लियर है दीपक, दोबारा बताना है। आसान था, इम्पल्स बाय टाइम फोर्स ही तो होता है, और आपको अगर इम्पल्स निकालना हो तो आप इस जो ग्राफ बन रहा है उस ग्राफ का एरिया निकाल लो, काम खत्म। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कुछ क्वेश्चन मिलेगा आपको, आज का आज बना ही लेना उसे, क्योंकि फिर अगले क्लास में अगला क्वेश्चन मिलेगा आपको, अब प्रॉब्लम इसका स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग प्रॉब्लम बनाइए। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। कल हम लोग रॉकेट प्रोपल्शन वाला टॉपिक बच गया, इसको कवर करेंगे और थर्ड लॉ पे चलेंगे सीधा, उसके बाद एफबीडी स्टार्ट होगा। थर्ड लॉ में कुछ है ही नहीं, हो सकता कल ही एफबीडी स्टार्ट हो जाए अगर रॉकेट प्रोपल्शन ज़्यादा टाइम नहीं लिया तो। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।